मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। अब ऐसा लगता है कि तुम बच गए हो और मेरी योजना सफल हो गई है। द्वारिका ने सिर हिलाया। क्या ऐसा है? सुभाषिस ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन अभी अभी तुम्हारा वार अजेय था। अगर मास्टर विपिन जुआन ने मुझे दूर नहीं धकेला होता तो मैं पहले ही मर चुका होता। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? द्वारिका की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होगी। सुभाषिस ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हम बेहतर होगा कि आप हिम्मत न करें। बोलने के बाद द्वारिका सुभाषिस के पास गई। ठीक है, बकवास सोचना बंद करो। बस याद रखो, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बचपन से पाला है और वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सावधान रहो। सुभाषिस ने सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने अपने बगल से एक जोरदार चीख सुनी और उसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि एक तेज सेबर इंटेंट उसके चेहरे की ओर दौड़ रही है। उसके रोंगटे खड़े हो गए और सुभाषिस ने आगे कुछ सोचने की परवाह न करते हुए तेजी से वहां से हट गया। कच्छ कृपाण की चमक गिरी और सुभाषिस को अपने दाहिने हाथ में तीव्र दर्द महसूस हुआ जो हवा में उड़ गया और एक ही वार से कट गया। मेरा हाथ। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। सुभाषिस का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। ऊपर देखते हुए उसने पाया कि जिस व्यक्ति ने उसे मारा था वह अभी भी उसका टीचर था। उसकी निगाहें अब ठंडी और क्रूर थीं। पहले वाली दयालुता चली गई थी। केवल एक अजनबी का चेहरा रह गया था। काफी तेज प्रतिक्रिया। यह देखकर कि उसने अभी तक अपने छात्र को नहीं मारा है, द्वारिका ने एक ठंडी चीख मारी और अघोर चाकू को फिर से हॉरिजॉन्टल स्लैश में काट दिया। एक बार चकमा देने में कामयाब होना महज किस्मत थी। इतना नजदीक आकर एक और वार करने पर, खासकर घायल होने पर, सुभाषिस को कोई उम्मीद नहीं थी। वह अपनी आंखें बंद करने और मौत का इंतजार करने के लिए तैयार था जब अचानक उसने अपने कान के पास झंझनाहट की एक श्रृंखला सुनी। उसने तुरंत ऊपर देखा और विपिन को देखा जो अघोर चाकू को पकड़े हुए था। कुछ थका हुआ लग रहा था लेकिन फिर भी अपने टीचर के हमलों से बचाव कर रहा था और एक बार फिर उसे बचा रहा था। एक बार तुम्हें मार डालने से तुम्हारे मन में संदेह पैदा हो गया है। अब तुम निश्चित रूप से उसके साथ पूरे दिल से नहीं रह पाओगे। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें कैसे जीवित छोड़ सकता हूं? यह देखकर कि इस समय भी उसके मन में आशा की किरण
बाकी है। विपिन ने आक्रोश में एक अवाक चीख निकाली। हाँ, सुभाषिश को अचानक एहसास हुआ, अपने टीचर के साथ इतना समय बिताने के बाद भी वह उनके व्यक्तित्व को कैसे नहीं जान पाया। चूंकि उसके टीचर की मंशा हत्या करने की थी, इसलिए वह कभी भी हत्या का काम बीच में नहीं छोड़ता था। इसलिए पहले जो कुछ भी कहा गया था वह सब झूठ था। इसका एकमात्र उद्देश्य उसे निश्चित रूप से हत्या करने के लिए, अपनी सतर्कता कम करने के लिए प्रेरित करना था। तो क्या हुआ अगर तुम्हें अब यह एहसास हो गया है? क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ तुम दोनों ही मुझे रोक सकते हो? द्वारिका ने ठंडी सांस ली। उसके लेवल में बैकलैश के कारण एक संपूर्ण प्रमुख क्षेत्र को गिरा दिया था, लेकिन स्किल की उसकी समझ और युद्ध की समझ बनी रही। और वह स्वभाव से अपने से पहले वाले युवक से बहुत अधिक ऊंचा था। उसे मारना बहुत मुश्किल नहीं होगा। किसने कहा कि हम केवल दो ही हैं? विपिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बाहर आओ। उसके शब्दों के साथ चार बुजुर्ग व्यक्ति घने जंगल से धीरे धीरे निकले। वे वशिष्ठ फैमिली से आए बुजुर्ग थे। एल्डर प्रिया, एल्डर हरिमाया, क्या ये आप हैं? चारों बुजुर्गों की पहचान पहचानते हुए द्वारिका ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वशिष्ठ फैमिली हमेशा से तटस्थ रहा है। वे अघोर चाकू सेक्ट के मामलों में कब शामिल होना चाहते थे? वशिष्ठ फैमिली वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करता है। आमतौर पर वे किसी दुर्भावना या झगड़े में शामिल नहीं होते, इसलिए उन्हें तटस्थ माना जाता है। हमारा वशिष्ठ फैमिली तटस्थ है, लेकिन जो व्यक्ति अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं बख्शता, मैं इस मामले में तटस्थ नहीं रह सकता। आज का मामला मेरा अपना है और इसका वशिष्ठ फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। एल्डर प्रिया ने अपना हाथ हिलाया। यह भी मेरा व्यक्तिगत कार्य है। वशिष्ठ फैमिली से इसका कोई संबंध नहीं है। एल्डर हरिमाया ने भी अपना सिर हिलाया। बाकी दो बुजुर्ग भी उसी समय आगे आए और उन्होंने भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की। उन्हें यंग मास्टर लावण्या द्वारा विपिन की सहायता करने का काम सौंपा गया था। अप्रत्याशित रूप से वे अघोर चाकू सेक्ट का विरोध करेंगे। हालांकि भले ही वे विरोध में थे, लेकिन जब तक वे वशिष्ठ फैमिली से अलग नहीं हो जाते तब तक यह कोई बाधा नहीं थी। व्यक्तिगत कार्रवाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द्वारिका ने एक नजर डाली और अपना सिर विपिन की ओर घुमाया। क्या आप इसी पर भरोसा कर रहे हैं? तुम्हारे साथ निपटने के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। विपिन मुस्कुराया। हा 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 हा। जोर से हंसते हुए द्वारिका ने कहा, ऐसा लगता है कि आप मेरी ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते। एल्डर प्रिया, एल्डर हरिमाया, उनके पास इस समय मेरे जैसी ही साधना है, स्टार रिवर लेवल 5। लेकिन उन्होंने फॉक्स चारुम डेस्टिनी का अभ्यास किया है, जिसमें स्वाभाविक रूप से मजबूत युद्ध शक्ति का अभाव है। निश्चित रूप से आप वास्तव में यह नहीं सोचते कि सिर्फ इसलिए कि हमारी साधनाएं समान हैं, आप मुझसे लड़ सकते हैं।
विपिन ने भौहें सिकोड़ी। दरअसल दूसरे पक्ष ने जो कहा वह गलत नहीं था। फॉक्स चार्म डेस्टिनी अपनी आकर्षक शक्ति में शक्तिशाली थी, लेकिन शुद्ध युद्ध के संदर्भ में शक्ति साधारण थी। इस तथ्य के साथ कि उनकी साधना उनके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम थी और अघोर चाकू डेस्टिनी एक युद्ध उन्मुख नियति थी, यहां तक कि उनके पक्ष में अधिक संख्या के साथ जीत इतनी आसानी से हासिल नहीं होगी। इन विचारों को एक तरफ रखते हुए विपिन ने एल्डर प्रिया और अन्य लोगों की ओर देखा। मुट्ठी बांधकर झुकते हुए कहा, एल्डर्स, अब हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, चिंता मत करो। शुरू में यह देखते हुए कि यह मास्टर द्वारिका थे, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह इतने कृतघ्न और विश्वासघाती रहे हैं कि हम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। सभी बुजुर्गों ने एक साथ अपना सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ गए। हमें शीघ्र ही मेरे आदेश का पालन करने के लिए बड़ों को और भी अधिक परेशान करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं उसे जीवित पकड़ने और स्टूडेंट्स के स्थान का पता लगाने का इरादा रखता हूं। विपिन ने आगे कहा, मुझे जिंदा पकड़ोगे? हाँ 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 हाँ, क्या तुम सपना देख रहे हो? विपिन के शब्द फुसफुसाकर नहीं कहे गए थे, बल्कि खुलेआम घोषित किए गए थे, जिससे बड़ों की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। द्वारिका जोर से हंसा, मानो वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। उसकी ताकत के कारण इन लोगों के लिए पूरी ताकत लगाकर भी उससे जीत पाना लगभग असंभव था। उसे जीवित पकड़ना तो दूर की बात थी, और अगर ऐसी बातें साफ साफ कहें तो युद्ध के दौरान उनकी सावधानी पूरी तरह खत्म हो जाती। फिर वे कैसे लड़ेंगे? मास्टर विपिन, अपने शब्दों से सावधान रहें। एल्डर प्रिया ने इशारा किया। अभी भी युवा और अनुभवहीन होने के कारण लड़ाई से पहले अपना हाथ दिखाना एक गंभीर वर्जित बात थी। यह ठीक है, बेशक अगर बड़ों को उसे पकड़ना बहुत आसान लगता है तो उसे थोड़ा और अनुशासित करने में संकोच न करें, ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो सके। विपिन ने सोचा कि उसने पर्याप्त नहीं कहा। तुम मौत की तलाश में हो? द्वारिका ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। खांसी खांसी। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। वे अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। यह कहना आसान था कि उसे पकड़ना आसान था। फिर भी यह अनिश्चित था कि क्या वे अपनी पूरी ताकत से लड़ने पर भी जीत पाएंगे। ठीक है, पहले जीत की बात करते हैं, इस डर से कि दूसरा पक्ष जारी रख सकता है और अधिक चौंकाने वाले शब्द कह सकता है। एल्डर प्रिया ने अपना हाथ हिलाया। उसकी निगाह निर्णायक रूप से आगे टिकी हुई थी और उसने सभी को आदेश दिया, बाद में वशिष्ठ फैमिली के ग्रुप अटैक फॉर्मेशन की स्थापना के लिए मेरे आदेशों का पालन करें। हाँ, हरिमाया और अन्य लोगों ने एक साथ सिर हिलाया। वशिष्ठ फैमिली की अकेले युद्ध शक्ति बहुत मजबूत नहीं लगती, लेकिन जब वे एक साथ आते हैं तो वे दुर्जेय होते हैं। वूश! जैसे ही बातचीत समाप्त हुई, एल्डर प्रिया ने अपनी कलाई को हिलाते हुए आगे कदम बढ़ाया और उसकी हथेली में एक कोड़ा दिखाई दिया।
जो द्वारिका की ओर प्रहार कर रहा था। यह यह देखकर कि उसका हथियार यही था, विपिन ने भौहें उठाईं। जैसा कि फॉक्स चार्म डेस्टिनी से उम्मीद थी, काफी शानदार स्पर्श, अपने आप को अधिक आंकना। ये देखकर कि वे हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं, द्वारिका ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसकी लंबी सेबर हरकत में आ गई। पलक झपकते ही चारों ओर की हवा सेबर इंटेंट से भर गई। आसपास के पेड़ और चट्टानें उस पर हाथ डालते ही चूर्ण में बदल जाती। इतनी शक्तिशाली सेबर इंटेंट का सामना करते हुए संख्या में बढ़त होने के बावजूद एल्डर प्रिया और अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सके, और इसके बजाय वे लगातार पीछे हटने को मजबूर हो गए, आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। अटैक फॉर्मेशन स्थापित करें, एल्डर प्रिया ने धीरे से पुकारा। यह सुनकर अन्य 3 बुजुर्ग तुरंत अपने निर्दिष्ट स्थानों पर चले गए। उनकी चलती हुई आकृतियां मोहक नर्तकियों जैसी लग रही थीं। यदि वे 17 या 18 साल की लड़कियां होतीं और इस तरह से नृत्य करतीं तो निश्चित रूप से देखने वालों को आश्चर्य होता, लेकिन ये बुजुर्ग सभी 50 से अधिक उम्र की थीं और उनकी चुलबुली मुद्राओं ने तुरंत विपिन को असहज कर दिया। ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं था, द्वारिका का भी रंग हरा था। घिनौना, मेरे रास्ते से हट जाओ, एक विस्फोटक चीख गूंजी जब लंबी सेबर ठंडी चमक में बदल गई और आगे चल रहे एल्डर प्रिया की ओर प्रहार किया। अप्रत्याशित रूप से ये आदमी इतना निर्दयी था। एल्डर प्रिया का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से पीछे हट गई। इससे पहले कि वे पीछे हट पाते, उन्होंने अपने कानों में विपिन की आवाज सुनी, पीछे मत हटो, इसका सामना करो, इससे मिलो। प्रिया ने अपने सामने तलवार की तेज चमक को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह कैसा मजाक था? यह तो विपक्षी का पूरी ताकत से किया गया वार था। अगर वह सीधे वार करती तो उसका सिर 2 टुकड़ों में फट जाता। प्रतिद्वंद्वी की परवाह किए बिना वह पीछे की ओर भागी, लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद उसने देखा कि द्वारिका ने अपनी तलवार की भयंकर और बेजोड़ चमक उसके सिर पर निशाना साधी। अचानक वह मुड़ा और तलवार को उसके बगल में खड़े हरिमाया की ओर नीचे गिरा दिया। क्योंकि वह चकमा दे रही थी, हरिमाया को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया और उसके हाथ में चाकू मार दिया गया, जिससे घाव हो गया और तुरंत खून बहने लगा। आह! हरिमाया का चेहरा पीला पड़ गया और वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। जो अटैक फॉर्मेशन अभी बनी थी, वह तुरंत ही बिखर गई और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। प्रिया की पुतलियां सिकुड़ गईं। अभी अभी प्रतिद्वंद्वी की ओर से की गई क्रूर चाल एक जाल के अलावा और कुछ नहीं थी। अगर उसने अभी विपिन की बात मान ली होती और पीछे नहीं हटती बल्कि हमले का सामना करती, तो द्वारिका की चाल नाकाम हो जाती और एल्डर हरिमाया को चोट नहीं लगती। वास्तव में उन्हें ऊपरी हाथ हासिल करने का अवसर भी मिल सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी वास्तव में नहीं चाहता था कि वह मर जाए? वह केवल बकवास नहीं कर रहा था और वास्तव में उसे जीत की ओर ले जा सकता था।
ये अवश्य ही संयोगवश हुआ होगा। अपना सिर हिलाते हुए उसने इस अवास्तविक विचार को एक तरफ रख दिया। वह एक स्टार रिवर लेवल 5 की शक्तिशाली महिला प्रतिद्वंद्वी की चाल में छिपे जाल को नहीं देख पाई थी। वह जो एकमात्र स्टार रिवर लेवल 2 था और अभी अभी आगे बढ़ा था, वह इसे कैसे समझ सकता था? हाँ 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 हाँ, इतनी ताकत के साथ तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हो? द्वारिका ने ठंडी हंसी हंसी। शुरू में उसने सोचा था कि संयुक्त हमले में इन चारों को हराने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि उसकी साधना में अचानक गिरावट आई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने उनका अधिक अनुमान लगा लिया था। वे बस एक झुग्गी झोपड़ी का समूह थे, जिन्हें कलाई के एक झटके से आसानी से नष्ट किया जा सकता था। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। युवा मास्टर झांग, जो केवल स्टार रिवर लेवल 2 पीक पर थे, ने उनके साथ 3 चालों तक लड़ाई लड़ी थी। न केवल सुरक्षित रूप से बल्कि सुभाशिष को बचाने में भी कामयाब रहे। फिर भी वे अधिक शक्तिशाली थे और फिर भी हार गए। एल्डर प्रिया, कृपया मेरी बात सुनो। उनकी समस्या को देखते हुए विपिन खुद को रोक नहीं सका और पुनः बोला, कोई जरूरत नहीं है। वह इसे अनदेखा कर सकती थी, लेकिन यह सुनकर प्रिया का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने उसे बीच में ही रोक दिया और फिर से दूसरों की ओर मुड़ी। पेटल क्राउन, ब्लड लॉर्ड्स फर्स्ट स्टाइल, लाइन अप। हाँ, हरिमाया और अन्य लोगों ने तुरंत अलग ढंग से फॉर्मेशन एस्टैब्लिश की। इस बार चाबुक के बजाय पंखुड़ियों को पकड़ लिया। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक फेंकने वाले हथियार की तरह तेज दिख रहा था। वूश! जैसे ही संरचना ने आकार लिया, दर्जनों पंखुड़ियां द्वारिका की ओर उड़ीं, जो अब केंद्र में फंस गईं। हम्फ! द्वारिका बिना घबराए अपने अघोर चाकू को बेतहाशा घुमाते रहे और पलक झपकते ही उनके शरीर के चारों ओर एक विशाल अवरोध बन गया, जिसने अंदर आने वाली सभी पंखुड़ियों को रोक दिया। पेटल क्राउन, ब्लड लोटस, 7th स्टाइल। प्रिया फिर चिल्लाई। हरिमाया और अन्य लोग एक साथ आगे बढ़े। उनकी पंखुड़ियां एक साथ खुली, जो बर्फ के टुकड़ों की तरह गिर रही थीं। जल्दी पीछे हटो! विपिन का चेहरा काला पड़ गया। पीछे हटना? प्रिया ने भौहें सिकोड़ते हुए नाराजगी जताई। पेटल क्राउन, ब्लड लोटस, 7th स्टाइल वशिष्ठ फैमिली की सबसे मजबूत अटैक फॉर्मेशन में से एक थी। एक बार सक्रिय होने के बाद यह प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से रक्षाहीन और चकमा देने में असमर्थ बना देता है। इस बिंदु पर एक करीबी हमला आसानी से रक्षा को भेद सकता है और जीत हासिल कर सकता है। यदि वे अब पीछे हट गए तो क्या वे एक बड़ा लाभ गंवा नहीं देंगे? यह सोचते हुए स्वाभाविक रूप से उसकी हरकतें बंद नहीं हुईं। इस डर से कि हरिमाया और अन्य लोग विपिन के आदेश का पालन कर सकते हैं, उसका चेहरा काला पड़ गया और वह भी चिल्लाई, आगे बढ़ते रहो! उसके शब्द समाप्त होने से पहले ही जोरदार हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। उस समय द्वारिका, जो रक्षात्मक मुद्रा में था, ने अचानक हमला शुरू कर दिया और उसका अघोर चाकू हवा में तेजी से फट गया। प्लंक, 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 प्लंक! लगातार 4 आवाजें और चारों बुजुर्ग एक ही समय में घायल हो गए। आप अघोर चाकू के कारण अपनी छाती, हाथ, पैर और अन्य स्थानों पर हुए घावों को देखकर चारों बुजुर्गों का चेहरा पीला पड़ गया। यद्यपि चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं, लेकिन इससे यह पता चला कि उनका संयुक्त प्रयास भी जीत
सुनिश्चित नहीं कर सका। सचमुच एक संप्रदाय का नेता, बहुत भयानक। नहीं, रुको, अगर हमने अभी विपिन की बात मान ली होती और सीधे पीछे हट गए होते तो शायद यह नौबत नहीं आती। अचानक हरिमाया की बुदबुदाती आवाज सुनाई दी। 2 बार विपक्षी अघोर चाकू ने उस पर वार किया था, जिससे उसे बहुत तेज दर्द हुआ था। यह प्रिया चुप हो गई। यदि पहली बार सफलता अच्छी थी, तो दूसरी बार जब उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के जाल को समझ लिया तो इसका मतलब था कि उनमें सचमुच स्किल था। फिर से एक संरचना स्थापित करें। इस बार विपिन के बाद यह विचार उसे ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सका, क्योंकि प्रिया जोर से चिल्लाया, सही हो या गलत, पहले प्रयास तो करो। ठीक है, सभी ने एक साथ सिर हिलाया। अब तुम्हें एहसास हुआ, लेकिन यह पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। द्वारिका ने एक भौं उठाई। उन्हें अपना फॉर्मेशन स्थापित करने का मौका नहीं दिया। वह आगे बढ़ गया। उसका अघोर चाकू हवा की तरह लहराया, उनके सिर के ऊपर से नीचे गिर रहा था। प्रिया चौंक गई। जल्दी से उसे रोकने के लिए उसने अपना चाबुक उठाया। हालांकि चाबुक भी बढ़िया स्टील से बना था, लेकिन वह अघोर चाकू के आगे टिक नहीं सका। धमाका! एक पल में हैंडल 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। शेष कृपाण क्यों आगे बढ़ी, प्रिया की छाती पर वार किया। एक दबी हुई आवाज के साथ प्रिया पीछे की ओर उड़ गई। उसके मुंह से खून हवा में बहने लगा और वह अब आगे नहीं बढ़ सकती थी। एक ही चाल, गंभीर रूप से घायल एल्डर प्रिय। अप्रत्याशित रूप से यह आदमी इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि जब तक हरिमाया और अन्य लोग प्रतिक्रिया करते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने फिर से अपनी पंखुड़ियां लहराईं, तो द्वारिका ने चकमा नहीं दिया और आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से काट डाला। यह प्रहार पहले से भी अधिक क्रूर था। प्रिया, जिसकी साधना उससे अधिक थी, विरोध नहीं कर सकी और स्वाभाविक रूप से न ही वह स्वयं इसका विरोध कर सकी। ये बुरा है, उसने दोष देख लिया है। विपिन की अभिव्यक्ति पीली हो गई। यदि प्रिया और अन्य लोगों ने पहले ही उनकी बात मान ली होती, तो वे लगभग जीत ही जाते और इतनी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचते। अब इन 2 चालों का स्वाद चखने के बाद द्वारिका को एहसास हुआ कि इन वशिष्ठ फैमिली के बुजुर्गों में उनकी शानदार तकनीकों के बावजूद पर्याप्त आक्रमण शक्ति की कमी थी। उन्हें वश में करने के लिए केवल प्रबल शक्ति की आवश्यकता थी, जिससे परिणाम अब सस्पेंस पूर्ण नहीं रह गया। एल्डर हरिमाया, चकमा मत दो। अपने कोड़े का इस्तेमाल द्वारिका के बाएं पैर पर करो। यह जानते हुए कि प्रिया के बिना उन तीनों के लिए जीतना असंभव था, विपिन ने अपनी आवाज प्रेषित की। साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ा। उसका हाथ उग्र रूप से आगे बढ़ा, उसकी हथेली में अघोर चाकू को काटता हुआ। डिंग! दोनों कृपाणें आपस में टकरा गईं और विपिन के हाथ में अघोर चाकू, जो भुवनेश्वर से प्राप्त किया गया था, औसत गुणवत्ता का था और एक ही वार में 2 टुकड़ों में कट गया। हालांकि इस अवरोध ने हरिमाया की ओर आने वाली कृपाण क्यूई को रोक दिया। वार करने में असफल होने पर द्वारिका ने दोबारा हमला नहीं किया, बल्कि पीछे हट गए। विपिन ने गंभीर चेहरे के साथ एल्डर हरिमाया की ओर देखा। मैंने तुम्हें उसके बाएं पैर पर प्रहार करने के लिए कहा था, तुम क्यों नहीं हिले? अघोर चाकू को रोकने के बाद द्वारिका कमर के नीचे कमजोर हो गई थी। अभी किया गया वार अगर किया जाता
तो निश्चित रूप से चोटिल होता। अगर वह घायल नहीं होना चाहती और बलपूर्वक अपनी ताकत वापस खींच लेती तो वह पलटवार करने का मौका ले सकता था। ऐसा अवसर बर्बाद हो गया। एक बार, दो बार, अब 3 बार अवज्ञा की और फिर भी नहीं सुन रहे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वशिष्ठ फैमिली को कई स्वामी होने के बावजूद अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए विवाह संबंधों की आवश्यकता थी।